डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा का क्या मतलब होता है? पार्शियल। तो पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, और इसकी वजह से क्या होगा बताओ? ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, क्या इनके निगेटिव और पॉजिटिव की वजह से इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाएगा? समझो इस बात को। HCl एक मॉलिक्यूल है और HCl दूसरा भी क्या है? मॉलिक्यूल। तो HCl अगर एक मॉलिक्यूल है तो HCl ऐसा नहीं है कि ये इस पर कोई, ये न्यूट्रल है, इस पर एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। पोलैरिटी का लिया क्या मतलब है कि इसका एक टर्मिनल निगेटिव चार्ज हो जाता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम है, वो अपना दे बैठेगा। हाइड्रोजन तो ज्यादातर दे ही देता है, पूरा H+ ही बना देता है, और कोई लेता रहे, धीरे धीरे लेके कहता अब जाओ तुम निकल लो। लेकिन जब तक ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव और ये थोड़ा सा निगेटिव। इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं कि ये एक डाइपोल हो गया है। पोल का मतलब तुम समझते हो, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, दो पोल होते हैं। ऐसे ही अर्थ में कौन कौन से दो पोल होते हैं? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल। ऐसे ही इलेक्ट्रिक में भी दो पोल होते हैं। कौन कौन से? एक पॉजिटिव टर्मिनल और दो पोल हो गए। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका क्या नाम है? इसे समझो। अर्चिता तुम इसे क्या कहोगी? N और S बोलो। ये क्या है? What is this? That is magnetic dipole। ये क्या चीज है बोलो? इसे क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे क्या कहोगे? ज्योग्राफिक डाइपोल। तो डाइपोल का मतलब तुम्हें समझ में आ गया? जिसमें दो पोल हो उसे क्या कहेंगे? अपोजिट पोल हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हो रहा है, तो क्या यहाँ पर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। सही है। तो बताओ, ये जो इनके बीच, जब हाइड्रोजन एटम और किसी और के बीच में इस तरीके का ये अट्रैक्शन है, ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है ना, इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल से कुछ लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें अट्रैक्शन हुआ। और इस अट्रैक्शन की वजह से ये जो हाइड्रोजन और किसी के बीच में ये अट्रैक्शन है, किसकी वजह से? थोड़ा सा पार्शियल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की वजह से। इसकी वजह से फेज डिसाइड होता है, इसकी वजह से सॉलिड बनता है, इसकी वजह से लिक्विड बनता है, इसकी वजह से गैस बनता है। और इसी का दूसरा नाम वान डर वाल फोर्सेस है। इसका दूसरा नाम क्या है? वान डर वाल फोर्सेस। यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में बंध के वाटर बना देते। कैसे बना देते बताओ? इसी फोर्स की वजह से, क्योंकि उनमें थोड़ी सी पोलरिटी है। तो जब उनकी तुम एनर्जी निकालते रहते हो तो धीरे धीरे वाटर बन जाते हैं। और एनर्जी निकाल लो, कूल करते जाओ तो सॉलिड बन जाते हैं कि नहीं? तो इसका क्या मतलब है? दैट इज, जब मैं ये कह रहा हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स। दो मॉलिक्यूल के बीच क्यों फोर्स होगा? क्योंकि उनमें थोड़ा थोड़ा टर्मिनल्स पे चार्ज है। वो चार्ज क्यों है? क्योंकि जो शेयर्ड पेयर है वो एक तरफ शिफ्ट हो गया है। तो बताइए, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, अगर आपसे कोई पूछा जाए, बॉन्ड दो तरीके के हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड। उस बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? बहुत अच्छी बात कही आपने, दैट इज वैन डर वाल। इसको क्या कहते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस। तो वैन डर वाल फोर्स इज व्हाट? The bond between two or more molecules is known as van der Waal force। इसे क्या कहेंगे बताइए? Bond between two or more molecules, ये मॉलिक्यूल के बीच में होगा। ओके, इट इज van der Waal force। और ये क्या डिटरमाइन करेगा? It determines the state of matter। It determines the state of matter। अब देखो, जबकि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, और ये जो फोर्स होगा ये किसकी वजह से होता है? इट अकर्स ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ एटम। HCl कैसा है बताओ? पोलर है। तो पोलैरिटी की वजह से, जैसे C और कोई एक आप एटम ले लो जिसमें इस तरीके का हो, दैट इज, पहले भी आपको बताया जा चुका है, आज फिर बता देंगे कि CO2 में डबल बॉन्ड होता है।
और इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें O ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। O कैसा है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा समय किसके पास रहेंगे? O के पास रहेंगे कि C के पास? देखो ज़्यादा समय किसके पास गुजारेंगे? O के पास। बोलो बात समझ आ गई? तो अगर O के पास जाएंगे तो यहाँ पर कैसा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव। इसमें भी इससे इसको खींच लेगा तो निगेटिव। मेरा कहने का मतलब है कि C से कहेगा कोई बात नहीं, तुम अपने इलेक्ट्रॉन हमारी तरफ भेज दो। तो जैसे ये C है, दो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर इनमें क्या हुई? शेयरिंग हुई, लेकिन C को अपने इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ता है, इट विल बी अवे फ्रॉम इट। तो ये जो दो बॉन्ड बने हैं इन दोनों के बीच में, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, तो दिस इज पार्शियली निगेटिव। और ये कैसा है बोलो? पार्शियली पॉजिटिव। तो इसमें अगर आप देखें तो निगेटिव सेंटर एक इधर हो गया और एक निगेटिव सेंटर यहाँ पर, और ये कैसा सेंटर है बोलो? पॉजिटिव। समझ, इतनी बात तुमको समझ में आई? अच्छा बोलो, इन दोनों निगेटिव का आप जरा मीन निकालो, वो भी क्या यहीं पड़ेगा? दो निगेटिव हैं तो दैट मीन्स इन दोनों का भी मीन यहीं पड़ गया, तो प्लस और माइनस कोइंसाइड हो गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं CO2 कैसा है, तो CO2 बोलो ये पोलर है कि नॉन पोलर? जिसमें दो पोल हो तो पोलर कहना, ये नॉन पोलर है। कैसा बताओ? नॉन पोलर। और ये कैसा है? इट इज पोलर। तो जो पोलर होंगे वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लिक्विड बना देंगे। तुमको मालूम है HCl में इसका कितना मास होता है मॉलिक्यूलर्स? 35.5 U, और इसका कितना होगा टोटल का? इस 35.5 U और 1 U, दैट इज 36.5 U। और ये कितना है बोलो? CO2 का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? दैट इज 44 U। कार्बन का 12 और 16 किसका हुआ? दैट इज, इसका तो सबको जोड़ो जरा, 12 प्लस 16 ये कितना हो गया? 44 U। इतनी बात समझ आ गई? तो उत्कर्ष का ये कहना है सर ये 44 U का होते हुए भी गैस है, और ये 35, क्योंकि 35.5 इसका और 1 U इसका, ये फिर भी लिक्विड है। इनका कहने का मतलब है सर हमने ये बात चीज देखी है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा भारी है वो सबसे नीचे है। CO2 44 U का है कि नहीं? उससे ऊपर बोलो N2 होगा कि O2 एटमॉस्फेयर में? जो हल्का होता जाए वो ऊपर चला जाए, इसीलिए तो हाइड्रोजन भरा जाता है। जैसे ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, जो लिक्विड जितना लाइटर लेस डेंसर वही तो ऊपर होगा। पानी में और कैरोसिन ऑयल में भी है, ये कैरोसिन ऑयल ऊपर रहता है। ऐसा फ्लूइडिटी में हर एक का लेवल है। तो यहाँ बोलो N2 रहेगा। N2 का कितना होता है? 28 U। N का तुमको मालूम है ना 14 U होता है। उससे ऊपर कौन रहेगा? O2 कितना है बताइए? यहाँ O2 रहेगा। O2 कितना है? 32 U। और N2 कितना है बोलो? दैट इज 28 U। फिर हीलियम रहेगी 4 U। फिर हाइड्रोजन रहेगा, वो कितना रहेगा? बोलो बात समझ आ गई? तो अब अरविंद का प्रश्न सुनो। ये कहते हैं कि ये 44 U का है सर, तब भी ये गैस है, और ये कितना है बोलो? 36.5 का है, और तब भी ये लिक्विड है। यानी हम देख रहे हैं कि जिसका जितना जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वो सॉलिड होता जाएगा, और जो जितना हल्का होता जाए वो या तो लिक्विड और हल्का हो गया तो फिर क्या हो गया? गैस। तुम देख लो तुम्हारी इस पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर ऊपर वाले वही सब गैस हैं, और नीचे बढ़ने पर क्या होता जा रहा है? सॉलिड होता है। जो भारी वही तो सेटल होगा और हल्के हल्के हवा में उड़ेंगे। तो बात समझ आ गई? CO2 गैस क्यों है मयंक? ये ठीक कह रहे हैं कि CO2 में इस दोनों निगेटिव का, सुनो, इन दोनों निगेटिव का सेंटर भी यही है और प्लस का सेंटर ये कोइंसाइड कर गया। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं भाई। एक ही चीज को कोई इधर भी खींचे इधर भी खींचे, दो एरो हो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोलो क्या उनका नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। तो दैट इज बोथ द जो चार्ज डेंसिटी है निगेटिव का भी यही सेंटर है, इसलिए CO2 नॉन पोलर है। CO2 कैसा है? नॉन पोलर है, और नॉन पोलर होने की वजह से ये दूसरे CO2 से अट्रैक्ट नहीं होता होगा। तो जब अट्रैक्ट ही नहीं होगा तो क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर कह सकते हैं वैन डर वाल्स फोर्स होगा? उसने अपना ऑक्टेट पूरा किया, चलता बना, ऑक्टेट पूरा किया, इसके बाद इसके पास कोई पोलैरिटी ही नहीं है, तो क्या हो गया बोलिए? चलता बना। और इसमें क्या है बताइए? HCl में पोलैरिटी होने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और इसकी वजह से क्या होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं
इट इज, ये क्या है, दैट इट डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ मैटर। ये दो मॉलिक्यूल के बीच में है। इफ दे आर पोलर देन दे आइदर मे बी लिक्विड और सॉलिड, इफ दे आर नॉन पोलर देन दीज आर गैसेस इन नेचर। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई, ठीक है कि नहीं? अब जरा देखो आगे की बात देखें। मैं तुमसे यही प्रश्न करूं कि CH, ये CH है, सही है? अच्छा, इसी में ये है, ये CH। तो अर्चिता तुम क्या मुझे बताओगी कि मीथेन गैसियस होगा कि क्लोरोमीथेन? इसका नाम है क्लोरोमीथेन। वर्ड आपको बता दो ना कल तुमको, प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स है तो क्लोरो लग जाएगा इसमें। तो कौन सा होगा? और ये कैसा होगा? ये लिक्विड होगा। क्यों ऐसा होगा? ये पोलर होगा क्योंकि इसमें देखो ये जो चीज है, इन तीनों में अगर कोई चीज चार तरफ से खींची जाए, आप ये समझिए कि इन चारों में क्या थोड़ा सा जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, इन सारे इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉनों की पावर है, तो हाइड्रोजन सकेगा अपना अपना 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब कोई भी चीज है चारों तरफ से इक्वली खींची जाए, किसी स्फीयर में चार तरफ हाइड्रोजन है लेकिन इक्वल हो, तो क्या सब नलीफाई हो गया? इसमें क्या है बताइए? इसने सबसे खींचा लेकिन इससे किसने खींच लिया? क्लोरीन ने। तो इस तरीके से हम देखते हैं नाउ इनका जो नेट कैसा वो होगा बताइए, पोलरिटी। ये थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा और ये थोड़ा सा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन सबसे ज्यादा निगेटिव है। तो और फिर यही CH3Cl जब दूसरे CH3Cl के पास आएगा तो उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं? सो दैट मेक्स इट ए लिक्विड। ये क्या बना देगा? लिक्विड। इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक में एक्सरसाइजेज में है। ओके, तो YCCl3 इज लिक्विड क्योंकि ये पोर्शन कैसा हो गया? पॉजिटिव, और ये कैसा हो गया? निगेटिव। तो CH3Cl एक पोलर मॉलिक्यूल, तो इसलिए एक CH3Cl क्या होगा? दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। या फिर से देखो, मेरा कहने का मतलब है कि पहले मैं इसका नाम पूछूं अभिषेक से, तब आगे की बात करूं, और साथ में इसकी स्टेट भी पूछूं। अभिषेक, इसकी स्टेट क्या है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल। इन्होंने कहा सर एथ लिख लो क्योंकि 2 कार्बन है। फिर एन बोला, बोले सर एन लिख लीजिए क्योंकि इनके बीच सिंगल बॉन्ड है। फिर इन्होंने बोला सर इसमें OH भी है, तो इन्होंने फिर ऑल भी लगा दिया होगा। अच्छा, अब इनका कहना है सर ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है। अच्छा, कार्बन की 2.6 है और इसकी 2.1 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है? पूरे, फिर से समझो, ये मैं बता दूंगा बाद में। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है बोलो? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसकी है? पूरी टेबल में देखो सबसे किनारे फ्लोरीन है। दूसरे नंबर पे किसकी बताओ? ऑक्सीजन की। उसकी कितनी है? 3.5। फिर उसके बाद क्लोरीन और नाइट्रोजन की आ जाती है, दैट इज 3। उसके बाद किसकी आती है? दैट इज सल्फर की 2.8। फिर उसके बाद किसकी आती है? 2.6। और उसके बाद हाइड्रोजन। तो कुछ चीजें समझो जो इन्होंने बोली है। इन्होंने कहा इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की किसकी क्षमता है बोलो? तो ऑक्सीजन इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा और उस पर कितना चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इससे भी खींच लेगा, इससे भी। और ये कार्बन क्या होगा? इसको दे बैठेगा। ये जो इनसे ले रहा है, चेक करो, ये 2.1 है। बोलो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा कि इसकी पावर ज्यादा है? ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू है, ठीक है? तो ये लेगा सबसे और फिर किसको दे बैठेगा? सबसे खींच के इसको दे देगा। तो अल्टीमेटली ये एक कैसा मॉलिक्यूल हो गया? पोलर। कैसा मॉलिक्यूल हो गया? एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया पार्शियल, और एक तरफ कैसा हो गया? निगेटिव। और इस वजह से जो C2H5, देखो C2H5 इन सबको एक साथ लिख दिया। क्या लिखा है बोलो? पढ़ो। C2H5 है और क्या लिखा बोलो? तो OH निगेटिव, और ये कैसा हो गया बोलो? तो ये पोलर हो गया। तो एक C2H5 दूसरे C2H5 को जोड़ रखता है, और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा अर्चिता? बोलो, अभी बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से जो भी बॉन्ड पोलर होंगे वो किस रूप में रहेंगे? लिक्विड के रूप में रहेंगे। बॉन्ड 2 तरीके के हैं, एक तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड,
कौन सा बॉन्ड? वो किसकी वजह से होता है? पोलैरिटी की वजह से। अगर उनमें पार्शियल शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यदि दो डिफरेंट एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं तो वो चीटर है, क्योंकि उसमें हमेशा एक सबल होगा और एक निर्बल होगा। वन विल बी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड अदर विल बी ना। तो जैसे इनका कहने का मतलब है कि सर HCl तो लिक्विड है, अब अर्चिता प्रश्न पूछ रही है, और उससे ज्यादा वजन वाला, उससे ज्यादा इसका जरा मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना होता होगा? 35.5 इसका है, और ये मिल गया Cl2 की बात कर रहा हूं। तो Cl2 में जरा मुझे बताइए कितना है? 71 है। 71 U होते हुए भी ये गैस है। HCl 35.5 और 1 ये होते हुए भी ये क्या है? लिक्विड है कि नहीं? तो अल्टीमेटली जो फेज है वो क्या डिटरमाइन होता है? अगर वो पोलर है तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, और वो कैसा होगा? पोलर हो जाएगा। नहीं तो Cl2 को देख लो, समझ में आ गई बात कि नहीं? दैट Cl2 इज ए लिक्विड। ओके, तो दैट इज ए गैस। तो हम ये क्या कह सकते हैं बताइए? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं? दैट इज दोज बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। किसके बीच बनते हैं? इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर पोलर नेचर। उनके किस वजह से? पोलर नेचर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इथेनॉल या विस्की है वो भी कैसी है? लिक्विड। और ये क्यों है? ड्यू टू देयर पोलर नेचर। मेरा कहने का मतलब है एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस इनके बीच अट्रैक्शन हो जाएगा, ऐसा सारी चेन बन जाएगा। ओके, तो बॉन्ड कितनी तरीके के हुए? कौन से दो तरीके के? एक केमिकल बॉन्ड और दूसरा वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल फोर्स से स्टेट होता है। अब हम इसकी बात करें। केमिकल बॉन्ड दो तरीके के हैं। केमिकल बॉन्ड दो तरीके के हैं, आयनिक बॉन्ड और दूसरा क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन, दिव्या सेंटेंस पूरा करो, metals and non-metals. Metal are electron donor and non-metals are electron acceptor. तो ये किसके बीच बनते हैं? Ionic bonds are formed by transfer of electron. Transfer of electron. It is formed between metal and नॉन मेटल। ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा कल देख भी लिया था। एंड क्या अंशुप्रिया ये सेंटेंस सही है कि आयनिक बॉन्ड्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल? बताओ। ठीक है, रिया बताओ। आयनिक बॉन्ड्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या ये सेंटेंस सही है? नैतिक बोलो। सही है, आप बोलो। ये ज्यादा अच्छा, ये बहुत बड़ी बात बोली। इन्होंने बोला सर ये सेंटेंस तो गलत हो गया। आयनिक बॉन्ड्स जो भी होंगे इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल होता है सर, मॉलिक्यूल का। बड़ी बात बोली है ना? बोले क्योंकि NaOCl एक प्लस और एक माइनस होगा, तो अल्टीमेटली बहुत सारे प्लस और माइनस होते जाएंगे तो एक बड़ा क्रिस्टल बन जाएगा, और उसी क्रिस्टल के पहाड़ बन जाएंगे। सामर लेक में चले जाओ यहाँ पर थोड़ी दूर पर, तो आप देखोगे जयपुर के पास सामर लेक है, वहाँ नमक के पहाड़ हैं। आपस में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके उन्होंने पहाड़ी बना डाली, क्रिस्टल बना। आपको काला नमक दिखाया नहीं पहले। तो बात समझ में आ गई। ये तो बहुत क्लियर है इस मामले। बोले आयनिक बॉन्ड से सर कहाँ मॉलिक्यूल बन जाएगा? अगर एक Na प्लस है और एक Cl माइनस है तो बगल में फिर Na प्लस आ जाएगा, मॉलिक्यूल बनने ही नहीं देगा। उसका तो फार्मूला यूनिट मास होता है, जो सिंपलर होता है बस उसी काम ले लेते हैं, वरना मॉलिक्यूल कोई कह दे तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए क्या होगा इसका सेंटेंस बोलिए? आयनिक बॉन्ड्स रिजल्ट्स, ये पिछले चैप्टर में तुम पढ़ चुकी हो कि नहीं? सो आयनिक बॉन्ड्स results in formation of crystal। चेक करो, ये सब क्रिस्टल बनते हैं, इसमें मॉलिक्यूल का कुछ नहीं है।
तो कभी भी तुमसे पूछा जाए कि ये आयनिक बॉन्ड है Na+Cl- और एक ये कह दे Na+ और फिर ये Cl-, तो एक क्रिस्टल बन जाएगा, और Na+ और Cl-, तो ये अल्टरनेट है। आप चेक करो, जैसे मैंने आपको अभी क्रिस्टल दिखाया, तो Cl-, Na+, Na+ और Cl-, ये देखो Cl-, Na+ Cl-, तो ये क्रिस्टल है Cl-, इसलिए ये देखो पूरा क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर है कि नहीं, अभी जो आपको दिखाया था। जब भी हम पूछते हैं कि NaCl का मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो अर्चिता मुस्कुरा देती है, क्योंकि जानती है मॉलिक्यूल है ही नहीं। सामने वाला गलत प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर बेहतर है न दिया जाए। जब पूछा जाता है NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास बताओ, तो ये तुरंत बोल देती है सर 58.52। द सिंपलेस्ट रेशो of the cation and anion and the sum of their atomic mass is called formula unit mass। तो पिछले चैप्टर में और क्लास 9th में भी जब आयनिक कंपाउंड आया, क्वेश्चन भी था टेस्ट का कि ZnCl, तो उसका पहला क्वेश्चन था, याद हो तो ZnCl, तो इन सब का फार्मूला यूनिट मास पूछा जाता है, क्योंकि वे मॉलिक्यूल कभी थे ही नहीं। तो जब भी इसमें कोई बड़े बड़े पहाड़ है तो क्या वहाँ मॉलिक्यूल है कोई? नॉट। बहुत सारे तुम मैग्नेट एक साथ रख दो तो क्या वो मॉलिक्यूल है? वो तो सब एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे बोलो? उनमें पोलैरिटी होगी तो वो चिपक के रहेंगे। जैसे ये देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो ये सब आपस में चिपक के ऐसे रह रहे हैं, और डाल दो तो और मैग्नेट चिपक जाए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? उन्हें मॉलिक्यूल जैसा कोई नेचर ही नहीं है, ठीक है कि नहीं? चलो ठीक कर लेंगे। तो तुम्हें क्या बात समझ में आई? दैट इज जो आयनिक कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर मास हो सकता है? नहीं हो सकता। जो उनका सिंपलेस्ट रेशो है कैटायन और एनायन का, उनका जो सम ऑफ एटॉमिक मास है, दैट इज इट्स फार्मूला यूनिट। तो क्या लिखेंगे बताइए? आयनिक कंपाउंड रिजल्ट इन क्रिस्टल एंड देयर फार्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड। बात समझ आ गई? एंड देयर फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेटेड, विच इज, जो कि क्या है, विच इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक masses of simplest ratio of cation and anion। चेक करो, देखो इन रॉक साल्ट, NaCl को रॉक साल्ट कहते हैं, तो इन NaCl जो Na+ और Cl- का रेशो कितना है? उत्कर्ष 1:1 होगा। जितने Na होंगे उतने तो Cl होंगे। सो इसकी इट्स फार्मूला यूनिट क्या हुई? फार्मूला यूनिट इज NaCl। एक दोनों को ले लो। एंड इट्स फार्मूला यूनिट मास इज, इसका 23 होता है और इसका 35.5 होता है। जरा जोड़ो दोनों को। इट्स फार्मूला यूनिट मास इज 58.5। इतनी बात तो तुमने पिछले चैप्टर में सीख ली है, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं। हमारा मतलब वी आर हैविंग द सेंट्रल अट्रैक्शन ऑफ सहसंयोजक बंध। हमारा संबंध किससे है? दैट इज इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। तो नाउ बॉन्ड्स आर केमिकल बॉन्ड्स। ये सेंटेंस भी अर्चिता पूरा करो। केमिकल बॉन्ड्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, ये बहुत अच्छा बताते हैं, ये इनका फेवरेट आंसर है। इन्होंने ये अच्छा बोल दिया कि केमिकल बॉन्ड्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, कैसे बोल रहे ये सही बोला। इन्होंने ये नहीं बोला कि मॉलिक्यूल, इन्होंने बोला इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। चालाकी से छिपा गए, क्योंकि कंपाउंड आयनिक भी हो सकते हैं और कंपाउंड
ऐसा भी हो सकते हैं, कोवेलेंट भी हो सकते हैं। कोवेलेंट होंगे तो मॉलिक्यूलर होंगे। ये क्या कंपाउंड नहीं है क्या? NaCl एक कंपाउंड नहीं है? तो इसलिए इन्होंने, आप इस सेंटेंस को फिर से रिपीट करो, केमिकल बॉन्ड्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं? ये होंगे तो मॉलिक्यूलर होंगे, ये होंगे तो क्रिस्टलाइन होंगे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं इस चीज को? केमिकल बॉन्ड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, दैट इज आयनिक और कोवेलेंट। अच्छा, यहां तक तो तुम्हें बात समझ आ गई? ओके, ये जरा देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करो। दैट इज द केमिकल बॉन्ड formed between two nonmetals by sharing of electron। वहां था by transfer of electron, by sharing of electron। उत्कर्ष, it results in formation of मॉलिक्यूल। क्या उत्कर्ष आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल है और कौन कौन से क्रिस्टल हैं? इन चार बताओ। पहला वाला क्रिस्टल है, दूसरा वाला मॉलिक्यूल है, तीसरा वाला मॉलिक्यूल और लास्ट वाला क्रिस्टल है। तुमने कैसे, हाँ, लास्ट वाला कंपाउंड है। सो ये तो अच्छा रहेगा। इनमें से लास्ट वाला कंपाउंड है, बाकी तीन कंपाउंड नहीं है ना? ये नहीं, ZnCl क्रिस्टल। नहीं, कंपाउंड कौन सा है इन चार? रिया कौन सा कंपाउंड है इनमें? बताओ। Any when two or more different kinds of atom, बात समझ में आ गई कि नहीं? They are chemically bonded in fixed ratio, they form compound। ये सभी कंपाउंड है। तो मेरा ये कहने का, ये सभी कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? ये कंपाउंड हो गए। अच्छा, ये सब क्या है बताओ? H2O3S8, ये सब क्या है? P4, ये सब क्या है? These are, ये ठीक है, मॉलिक्यूल है लेकिन एलिमेंट के हैं, तो दीज आर एलिमेंटल। जब एक ही तरीके का एटम हो, फिर चाहे वो केमिकल बॉन्ड बनाए, दीज आर ऑल एलिमेंटल। ये सभी तत्व हैं और ये सभी यौगिक हैं। दीज आर, ये क्या है बताइए? एलिमेंट। ये भी एलिमेंट है, कॉपर आ जाए तो भी एलिमेंट है। इसी तरीके से और भी कोई चीज आता है, मान लीजिए जो इस तरीके से मोनो एटॉमिक है, वो भी तो एलिमेंट है। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। कंपाउंड तो तुम्हें समझ में आ गया। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है? What is compound? When two or more atoms, when two or more elements, elements ले लिया, combine chemically bonded in a fixed ratio, they form compound। अब मयंक इसमें ये बताओ, इनमें कौन क्रिस्टल है, कौन सा मॉलिक्यूल है? ZnCl2 क्रिस्टल है, हाँ, और CH4 मॉलिक्यूल है, और HCl भी मॉलिक्यूल है, और CF पता नहीं है, बोलो अरविंद। CF2 का बता दो। हाँ? क्रिस्टल है। क्रिस्टल। क्या इसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल है? तो क्रिस्टल हुआ, क्योंकि वहां लिखा है मेटल और नॉन मेटल होगा तो क्रिस्टल में मिलेगी चीज। समझ में आ गई? तो ये दोनों क्या होगा बोलिए? क्रिस्टल। क्रिस्टल होगा तो आयनिक बॉन्ड होगा, ये 2+ और ये माइनस, और ये भी 2+ और ये, समझ आ गई? और ये दोनों कैसे हैं? मॉलिक्यूल। तो हम क्या कह सकते हैं? इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड से मॉलिक्यूल बनेगा। अब जरा बात करो, कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड या तो सिंगल बॉन्ड हो गया, या डबल बॉन्ड हो गया, और या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इफ ईच कंबाइनिंग एटम contribute 1 electron towards
शेयरिंग। अच्छा, HCl का तुम मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, कितना होता होगा इसका मॉलिक्यूलर मास? 36.5। इसका कितना होता होगा? 16 U। मतलब 1 U का कुछ मतलब नहीं है, एक हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 U है, यानी एक प्रोटॉन का जो मास है वही 1 U है। तो प्रोटॉन पे डिसाइड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक जैसा होता है, ठीक है कि नहीं? तो आपको सबका मालूम है, 9th में पढ़ा हुआ, इसका 12 U है। एक यूनिट होती है बस मास को कैलकुलेट करने की, हाइड्रोजन का 1 U है। 1 U भी कुछ नहीं है, 1 U क्या है? 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -23 kg, बस यही है। एक यूनिट है, वो kg में व्यक्त कर दी गई। तो हाइड्रोजन का 1 U, कार्बन का 12 U। चूंकि उसके न्यूक्लियस में 12 न्यूक्लियॉन है, इसलिए उसका मास 12। जितने न्यूक्लियॉन वही उसका मास। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते, सही है? अच्छा, क्या तुम मुझे और भी चीज हो सकती है, सब कंपाउंड है। NaCl का अर्चिता तुम मुझे मॉलिक्यूलर मास बताओगे? ये वो हमेशा हंस देती इन सब चीज, कहती देखिए कभी तुम ऐसे पूछोगे ना, सो शी इज ओनली स्माइलिंग, वो बताएगी नहीं कभी। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि NaCl क्या है, वो आयनिक कंपाउंड है, और वो क्या चीज है, उसका मॉलिक्यूलर मास हो नहीं सकता। बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? चलो, अब ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड शेयरिंग, तो उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, कल आपने पढ़ लिया है, ठीक है? अरविंद तो मुझे कोई इसमें 6 एग्जांपल्स बताओ सिंगल बॉन्ड वाले, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले। HCl H2 और बोलो C2H6 और बोलो CH4, एक और बोलो। अच्छा, वो भी ठीक है। C3H6। इतनी बात हो गई। दिशिता, क्या आप मुझे प्रोपेन का फार्मूला बताएंगे? हाँ बोलो, प्रोपेन C3H6, क्योंकि अभी कल ही बनाया है, तो रिवाइज करके आओ। ईथेन का मीथेन, इथेन, प्रोपेन का बताओ। तो ये चीज आपको पता चल गई, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब हम आते हैं डबल बॉन्ड में, ठीक है? When each combining atom ठीक है contributes 2 electrons towards sharing, then it is called double covalent bond. इसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। It is represented by डबल डैश, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल डैश। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? O2, CO2, ठीक है? इसी तरीके से CH3COOH, that is acetic acid। ओके, नाउ अब हम लोग डबल बॉन्ड सीखेंगे। कल हमने सिंगल बॉन्ड देख लिया था, नाउ वी विल सी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में O2 को देखो, O2 कैसे बनेगा? ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन का होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 8 होता है, तो 2 6। दूसरा भी ऑक्सीजन ले लो, ये हो गया। अब ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करते समय
ये दोनों अपने दो दो इलेक्ट्रॉन ठीक ठीक बीच में रख देंगे, एक दूसरे की ओर खिसका देंगे कि चलो मैं भी ऑफर को तैयार हूँ, क्या तुम ऑफर को तैयार हो? तो ऐसे बना लिया। नहीं करना चाहते हो तो ऐसे भी कर लोगे, ये चल जाएगा। यहीं से जहां पर हो यहीं पे करो, ये भी चल जाएगा। और नहीं तो ज्यादा एग्जैक्ट चाहते हो जैसा बुक्स में, तो ऐसा। चूंकि दो दो किए गए हैं और एक को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इतने को, इसको इससे डैश से। एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक डैश से, और दूसरे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे? दूसरे डैश से। तो क्या चीज हो जाएगी बताओ? दो और ये। दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। और इसको क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा ना? अब देखो CO2 के बारे में। कार्बन का और ऑक्सीजन का 2,6, तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा कार्बन का? तो कार्बन का जब तक कोई इसके पास नहीं आएगा, इसके दो लोन पेयर जोड़े में दिखा जाएंगे, सही है। और ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 दो को इसको भी 2 की जरूरत है, इसको तो 4 की जरूरत है। तो कार्बन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन अपने इधर रखेगा इस ऑक्सीजन के पास, और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास रखेगा? इस ऑक्सीजन के पास। और ऑक्सीजन के देखो मैंने 6 बना दिए। ऑक्सीजन को 2 की जरूरत थी तो उसने 2 इसके सामने किए। कार्बन ने 2 इसके सामने कर दिए, 2 इसके। इसको तो 4 के 4 ही शेयर करने पड़ेंगे ना, इसलिए एक तो ये बन गया, एक ये बन गया। अब कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, 2 इसको दे दिए, फिर कार्बन भी तो लेगा, ये शेयरिंग है ना। तो 2 इससे ले लिए। तो अभी कार्बन का कैसा स्ट्रक्चर हो गया? इस सर्कल में एक कार्बन एटम और 8 इलेक्ट्रॉन, इस सर्कल में एक ऑक्सीजन एटम और 8 इलेक्ट्रॉन, और इस सर्कल में भी, ठीक है। तो अब चूंकि इनके बीच 2 बॉन्ड है, तो इसलिए ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। चाहे आपकी मर्जी हो तो उसको दिखा दें, ऐसा बुक्स में दिखाया गया है, ना भी हो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। और CO2 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे एक और मॉलिक्यूल, दैट इज C2H4। चेक करो उत्कर्ष। मान लीजिए मैं एक ऐसा बना लूं कि C और C की तो 4 बॉन्ड बनाने की संभावना है, तो 2 उसने आपस में ऐसा बना लिया, और जो 2 बचा वो कैसे बना लिया? 4 बनाने पड़ेंगे हर एक C को, नहीं तो फिर इसके ऑक्टेट ही नहीं पूरा होगा। क्या आप मुझे प्रेडिक्ट कर सकते हैं उत्कर्ष इसका नाम? नैतिक इथीन। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है मैथ, एथ और आपने यह भी पढ़ा है कि एन तब लगाना है जब सिंगल बॉन्ड, और इन कब लगाना है, और आइन कब लगाना है। तो हम एथ और इन लिख लें, क्योंकि कार्बन का इसके साथ क्या है, ठीक है कि नहीं। तो एथीन समझ में आ गई बात कि नहीं? हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलो देखो, C के पास टिश्यू 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो इसने हाइड्रोजन की तरफ बढ़ा दिए, उनकी तरफ डायरेक्ट कर, 2 इधर रखा है बीच वाले के साथ, और 2 इधर रख दिए, ठीक है। फिर इसके साथ ये बॉन्ड बन गया, इसके साथ इसने अपना डुप्लेट बना लिया, इसने अपना डुप्लेट बना लिया, इसने अपना डुप्लेट बना लिया, ओके। इन 4 के बन गए। अब ये कार्बन क्या करेगा?
इससे 2 लेगा और इनसे भी 1 लेगा, जितना दिया उतना लेगा। अब जरा देखो 2 2 4 2 6 तो 8 हो गए। कभी कभी जब कोई भी चीज तुमको ही मालूम है कि जमीन के अंदर पेड़ दब गए, जमीन के अंदर पेड़ दब गए 300 मिलियन ईयर्स हुए हैं, उस पर जब बहुत हाई प्रेशर पड़ा तो बताओ ये जो पेड़ थे, ये जो जमीन के अंदर दब गए, यही क्या बन गए? कोल एंड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गई बात? ये चीज क्या बनी बताओ? जो जमीन के अंदर दबी है, ध्यान दीजिए, पेड़, और कितने मिलियन ईयर्स? 300 मिलियन ईयर्स। 300 मिलियन ईयर्स पर जब एक एस्टेरॉइड टकराया था तो सब तरफ क्या हुआ था? सारा जो माउंटेन थे वो गिर गए, बहुत बड़ा बड़ा अर्थक्वेक आया और सारे पेड़ दब गए, इधर उधर सेटलमेंट हुआ। इससे बना कोल। इससे क्या बना? ठीक है, कोल बन गया। कोल कार्बन होता है। कोल क्या होगा? एक और चीज समझो, जब ये सब क्या है? सी बेड, यहां पानी भरा है, ठीक है। उसी जितने भी जानवर मरते हैं, व्हेल मर गई, बहुत बड़े बड़े जानवर, शार्क मरते हैं ना, तो पानी में तैरते समय जब मरते हैं तो वो फिर यहीं चले जाते हैं। एक व्हेल गिरी, एक शार्क गिरी, एक फिर और कोई ऑक्टोपस गिरा, इसी में जमीन पानी में रहने वाला अनाकोंडा, ये सब गिर गया इसमें। क्योंकि सी में भी एक बहुत बड़ा अंदर, जैसे ऊपर माउंट्स है ना, तो सी बेड में भी बहुत ऐसे कैसे हैं? ट्रफ है। क्या है? जहां जहां भी ट्रफ है, कि अगर ट्रफ मिल गया किसी को, इसी ट्रफ की तो खोज हो रही है, सब जानवर वहीं जा जाके गिर रहे हैं। और बोलो अगर उनके ऊपर क्या सिल्ट जमा हो जाएगा? नदियों का आने वाला सिल्ट सब जमा हो जाता है, फिर इसके ऊपर जब बहुत प्रेशर पड़ता है, प्रेशर तो पड़ ही रहा है सी का, ये बन जाते हैं। ये क्या बनते हैं? दैट इज, यही जो बनते हैं, इट इज क्रूड ऑयल, इट इज कॉल्ड, इसका क्या नाम है? ये बिल्कुल ऐसा समझो, इनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, कच्चा तेल है, ये बदबूदार। जैसे हम लोग की बॉडी डिकम्पोज ना हो, सिर्फ ऐसे सड़ जाए, डिकम्पोज थोड़ी ना हो पाते हैं। डिकम्पोज हो जाए तब तो इनमें एनर्जी ही ना बचे। तो ये सब अनडिकम्पोज है, लेकिन सड़ गए हाई प्रेशर की वजह से। ये जो मैं कह रहा हूँ क्रूड ऑयल, उसी को, कच्चे तेल को आप हाइड्रोकार्बन कहते हो। क्या कहते हो? हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन भी है, और कौन है बोलो? हाइड्रोकार्बन। ये बात समझ आई? तो तुम ये समझो, कोल मिलता है पेड़ों के दबने से, जमीन में पेड़ दब गए। और जब मैं कहूं कि बताओ फ्यूल किससे मिलता है? हाइड्रोकार्बन। तो जैसे कभी कभी मैं तुमसे पूछता हूं पेट्रोल का फार्मूला बताओ, तो तुम कहते हो ये पेट्रोल है, हाइड्रोकार्बन ही है। इसी तरीके से मैं पूछूं केरोसिन का, तो दिस इज, तुम केरोसिन का बता देते हो। मैं डीजल का पूछता हूं तो तुम डीजल का बता देते हो। तो तुम्हें ये बात भली प्रकार से पता है कि चाहे जो भी तुम यूज कर रहे हो, चाहे वैसलीन या कैंडल, पेट्रोल, जितनी चीजें तुम यूज कर रहे हो फ्यूल के रूप में, वो सब क्या है? हाइड्रोकार्बन कैसे मिला या क्रूड ऑयल किससे मिला? दैट इज, जब सी एनिमल्स सी बेड में दब गए, ठीक है। अब इन्हीं में ये जो नीचे दब गए तो वो हाइड्रोकार्बन बना लिए। अगर इनको ठीक तरीके से हाइड्रोजन मिल गई तो ये C2H6 बनाएंगे, पूरे हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड बनाना थोड़ी ना चाहते हैं, मजबूरी में बना रहे। हाइड्रोजन प्रॉपर ना मिली तो फिर ये कहेंगे चलो आपस में ऑक्टेट तो पूरा करना ना। जितनी कम हाइड्रोजन रहेगी तो वो आपस में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। जैसे इसने बना लिया, अभी सी का देखो, ये भी सी क्या करेगा? तो आप समझ गए ना, डबल बॉन्ड्स आर लेस स्टेबल। इनको मौका मिलेगा तो फिर से सिंगल बना लेंगे। तो जब मैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूं तो मजबूरी में बन रहा है। ओके, ये चीज ये तुम्हारा हाइड्रोकार्बन हो गया। इसी का दूसरा नाम है पेट्रोलियम। इसका दूसरा नाम क्या है? क्यों इसको पेट्रोलियम कहते हैं? ये जो नीचे इसमें काला तेल है ना, कच्चा, दिस फाउल स्मेलिंग, इसका दूसरा नाम क्या है बताओ? पेट्रोलियम। क्योंकि पेट्रोलियम, पेट्रो का मतलब रॉक, इसके ऊपर अब क्या चीज आ गई बोलो? रॉक आ गई। इसको कहते हैं पेट्रो। पेट्रो का क्या मतलब है? रॉक। और ओलियम का क्या मतलब है? ऑयल। इसलिए इसे दूसरा नाम क्या दिया है बोलो? रॉक ऑयल। अच्छा, इनमें से कुछ गैस भी ऊपर निकलती है, ऐसा नहीं, ये भी कंप्रेस्ड होते हैं तो फिर इसमें गैस बदबू के साथ कोई भी चीज थोड़ा बहुत तो डिकम्पोज होगी तो गैस निकलेगी। वो जो गैस होगी वो CH4 होगी।
चूंकि वो कंप्रेस हो गई है पहाड़ों से, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी गैस। इसी का दूसरा नाम क्या है? जहां जहां भी तुमको क्रूड ऑयल या रॉक ऑयल या पेट्रोलियम मिलेगा, वहां क्या मिलेगा? सीएनजी। क्या मिलेगी? सीएनजी का क्या नाम है बोलो? बस उसमें से पाइप से निकालो, सब जगह सारे ये जितने भी पेट्रोल वाले स्टेशन है, सीएनजी स्टेशन भेज दो, वहां से सब गाड़ियां चलेंगी सीएनजी इसी से चलती हैं। आज निकाला भेज दिया, कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पेट्रोलियम है, अगर तुम इसको रिफाइन करो, इससे तुम्हें एलपीजी मिल जाएगी। एलपीजी का मतलब है ब्यूटेन, जो तुम्हारी किस में पड़ती है? गैस में, रसोई गैस में। ये सारी गैसेस और सब कुछ मिलती जाएंगी। तो रिफाइनिंग से जो केमिकल्स मिले, चाहे पेट्रोल मिले, डीजल मिले, केरोसिन मिले, एविएशन टरबाइन फ्यूल मिले, भारत सबसे बड़ा रिफाइनरी का उत्पादक है। सब रिफाइन कर देता है इसको, दुनिया से खरीदता है तेल और खुद रिफाइन करके सबको बेच देता है दुनिया में। और सबसे ज्यादा हम ही पैसा कमाते हैं रिफाइनिंग में। ना हमारे पास तेल है ना कुछ है, क्रूड ऑयल किसी से लिया और बेच किसी और को दिया। सिर्फ रिफाइनरी है हमारे इंडिया वर्ल्ड का टॉप मोस्ट। तो जब तुमने रिफाइन करके बहुत सारे अलग अलग केमिकल बना लिए, उनका नाम होगा पेट्रोकेमिकल। क्या नाम पड़ गया? पेट्रोलियम को रिफाइन करो, 4-5 चीजें मिल गई। इसी से डिओड्रेंट, बेंजीन भी बनता है, खुशबू। तो इसी से जब हमने क्या किया, रिफाइन करके अलग अलग चीज बनाई, पेट्रोलियम से बनाई पेट्रोकेमिकल। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि नहीं? तो हमारा जो देश है वो पेट्रोकेमिकल के उत्पादन में नंबर 1। इतनी बात तुमको समझ में आ गई ना? चलो, तो अब हम फिर से यहाँ आते हैं। दैट इट इज ए इथीन। इसका क्या नाम हो गया? इथीन। अब हम देखेंगे दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। जो कहीं एक दो अभी छूट रहे हैं, जैसे मैंने अभी CSC CWH वो फिर से बताऊंगा। 3 तो तुमको समझ में आ गया। ट्रिपल बॉन्ड को डिफाइन करो। The bonds in which 3 electrons are contributed towards sharing by each combining electron. ठीक है। The covalent bond in which each combining atom contributes 3 electron towards sharing is called triple bond. It is represented by ट्रिपल डैश। इसको ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके एग्जांपल क्या है? Propane. सही है, पहले N2 लिखो। N2 हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, और एक और बताइए। Propane. प्रोपेन भी ठीक है, इथाइन लिखो पहले, फिर और भी लिखो। सही है। चलो, नाउ प्रोपाइन होगा। अभी हम प्रोपाइन की बात करेंगे। लेट अस सी द ट्रिपल बॉन्ड। जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, N के बारे में देखो, N2, तो N का कितना होता है? 2,5। 3 की डेफिशिएंसी है, तो ये 3 जितने की डेफिशिएंसी हो उतने वो आगे कर देगा दूसरे के सामने। N ने 3 इलेक्ट्रॉन सामने रख दिया, 2 पीछे छिपा दिए कि भाई मुझे 3 की जरूरत है, मैं 3 सामने रख रहा हूं, क्या तुम 3 मुझे दोगे? तो दूसरा N कहेगा हाँ हम दे देंगे आपको 3। तो इसने 3 इसके ले लिए, 3 दिखा के 3 ले लिए, और इसने भी अपने 3 दिखाए, उसके 3 ले लिए। तो दोनों के 8-8 हो गए कि नहीं हर सर्कल में? इसलिए इसका क्या नाम बनेगा? एक बॉन्ड को सिंगल डैश, दूसरे को सिंगल डैश और तीसरे को सिंगल डैश। ये बात मैं समझ में आई। इन दोनों को सिंगल डैश, 2 डॉट को जोड़ दो बस। या इसे क्या लिखेंगे, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा? N2। अब HCN को कैसे दिखाएंगे? मैं तो ऐसे दिखा रहा हूं, आप इसको जरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से अपनी बुक में दिखाइए, देखें आप कैसे दिखा। इसको हाइड्रोजन साइनाइड कहेंगे। HCN को दिखाओ।
एक और बनाओ जरा, C2H2, इथाइन का बनाओ एक, C2H2। इसको ऐसे दिखाया जा रहा है, आप इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से देखो। एथ है अरविंद, एथ और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिख लोगे, वहां से देखो तो एथ आइन। इसका भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखो इसका भी। इसको नोट करके बनाओ। तो हमारे में तो एक एन था, तुम 3 एन ले आए सर। आ रहा। सामने रखा हुआ इससे पीला नहीं बना, ठीक है। और इथाइन का बना, तो इसको ये मिलाना नहीं है, बस ऐसे अलग अलग रहेगा, ठीक है। ऐसे ही लाइन नहीं, अलग अलग ये ठीक है। तो अगर ये 3 देगा तो ये भी तो 3 देगा, 2 इधर क्यों रखे हैं? एक की साझेदारी इधर दिखाओ, 3 की इधर, 2 उसे क्यों देगा? 3 इसके साथ 3 की करेगा, 4 की करनी, एक इसको देगा, 3 इधर रखे। एन में 6 दिखा दी, 6 कहाँ से? और देखो ना एन में 5 होते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर याद रखो। सुनाया? चलो अब देखो, इसी से पता चलता है, जब मैंने बना दिया कि C के आउटर में 4 है तो 3 इधर रखेगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने हैं, एक इसके साथ साझेदारी करनी तो एक इधर रखेगा। n के पास कितने होते हैं? 5 है, 3 इसकी तरफ 2 इसकी तरफ, ऐसा दिखा है कि नहीं? फिर हाइड्रोजन का डुप्लेट, n का ऑक्टेट, जितना जितना इसने दिया कार्बन ने उतना ही इन सब से लेगा भी, ये शेयरिंग है, एक इससे लेगा 3 उससे, तो दिस इज ओके। इथाइन का देखो, इथाइन में क्या होगा? 3 इधर और 1 इधर। अब हाइड्रोजन कम है, मैंने आपको बताया ना कि कभी कभी यहाँ हाइड्रोजन कम रहेगा, तो ऐसी स्थिति में उन्हें मजबूरन आपस में बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ होना, क्या ये स्टेबिलिटी है? दूर रहेंगे, स्कैटर्ड रहेंगे तो अच्छा है, लेकिन ये अनस्टेबल है। तो कैसा बनेगा? इसका डुप्लेट दिखा दो, इस कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज इथाइन C2H2। उत्कर्ष, मुझे इथेन, इथीन और इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। इथेन का CH2 और इथाइन का C2H6 और उसका C3H9। बहुत अच्छा, देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने कर दी। अब यहाँ इन्होंने जो उत्कर्ष ने किया है वो अपने आप में ही बहुत डीपर है। देखो तीन चीज उत्कर्ष ने बताई, देख लो। इन्होंने बताया जो वर्ड रूट है उसे एल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर को क्या कहते हैं?
तो इन्होंने कहा कि एल्केन, और क्या बोला, एल्कीन, और एक क्या बोला, एल्काइन। इन्होंने कहा सर जैसे एल्क है तो मेथेन, एथेन, एल्क का मतलब होता है नंबर, ठीक है। तो CnH2n+2 इन्होंने इस फार्मूले के तहत बता दिया। बोले सर ये तो इसका जनरल फार्मूला, जैसे मैंने पूछा इनके माइंड में ये बात आ गई कि अगर एल्केन पूछे सर तो ऐसे बताना, एल्कीन पूछे तो 2 हाइड्रोजन कम कर देना, देखो कम हो गया कि नहीं। और हमने एल्काइन पूछा, उन्होंने कहा सर 2 तो अब और कम कर देंगे। फिर से समझो, अगर मैं तुमसे कहता हूं इथेन, तो इथेन का जरा मुझे बता के दिखाओ फार्मूला, रखो 2 रखो, जरा C2 रखो, यहां भी 2 रखो, कितना हुआ, यही चीज होता है। अच्छा मैंने जब बोला एथ, तो एथ बोलते ये C2 तो पहले बोल देते, सर C2 तो पहले ही लो, क्योंकि आपने एथ बोला तो C2 के आगे क्या लगा दिया, C2, और अब मैंने कहा एल्काइन, यानी ये हो गया इथेन, ये क्या हो गया बोलो, इथीन, और ये क्या हो गया C3, 3 रखो, यहां 3 रखो, C2 2 रखो, C2H2, तो ये क्या हो गया, इथाइन, सही है। तो रिया मुझे आप प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन का फार्मूला बताओ। पहले प्रोपेन का बताओ, एक एक करके बताओ। चलो ठीक है, तो C3H8, प्रोप का मतलब ही होता है 3 और सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन हो गया। C3H6, इसका क्या नाम है, प्रोपेन, ठीक है। नैतिक आप भी बोलो प्रोपेन, ये इन समझ गए, दैट इज प्रोपीन। इनका मतलब है कि जो एल्केन है वो सिंगल बॉन्ड है, वो क्या है, और एल्कीन क्या है, डबल बॉन्ड, और एल्काइन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो दैट इज ट्रिपल। कितनी बात तुमको समझ में आ गई। अब इसका बताओ, C3 और H4, दैट इज ओके। फिर से देखें, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसमें एक और आएगा, वो मीथेन होगा, इसका क्या नाम होगा, मीथेन। इनमें मेथ का नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आपको डबल बॉन्ड बनाने तो 2 कार्बन तो चाहिए चाहिए, ट्रिपल भी बनाने हाइड्रोजन के साथ बना लेगा क्या, तो इसका जो कंजीनर है यानी फर्स्ट मेंबर वो ही एथ ही है। इसका भी जो पहला मेंबर है वो कौन है, एथ, और जो इसका पहला मेंबर है वो कौन है, मेथ। बात समझ आई, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो हाइड्रोजन से भी बन सकता है, डबल हाइड्रोजन से बना पाएगा क्या। तो अब जरा आप देखो, जब मैं तुमसे CH4 बोलता हूं तो तुमको चाहिए कि उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसे बनाओ। जब मैं बोलता हूं इथेन, तब तुम कैसे करोगे, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना है, डबल कोई नहीं बनाना है। इतनी बात समझ आ गई। और जब मैं कहूं ये, तो 3 तो C कर दो, ये प्रॉप हुआ, और हर कार्बन पे 4 अलग अलग बॉन्ड निकलने चाहिए, एक पहले ही निकल चुका है, 3 और निकालो। इसमें दिया कितने निकालोगी, सही है, और इसमें 3 हो गया ना, सब पे 4 बोलो। तो H H H H ये हो गया। अब जरा देखिए इसका कैसे बनाएंगे, पहले मेंबर का C डबल बॉन्ड C और 2H, इसका कैसे बनाएंगे, C डबल, एक डबल बॉन्ड लगाना है, 2 नहीं लगाना है, बस एक, ठीक है ना, कहीं एक डबल बॉन्ड हो जाए बस वो इन हो जाए, सही है। अब चेक करो, इस पे कितने बॉन्ड लगाए अरविंद, बोलो
एक, क्योंकि 3 पहले से ही है, 2 इस पर है तो इस पे 2। अब इसको HH लगा दो, अब काउंट करो क्या वो पूरा हो गया है। हर एक कार्बन की टेट्रा वैलेंसी फुलफिल है, ये भी चेक करो। हर एक कार्बन पे 4 बॉन्ड है, C3, और इसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 है। इतनी बात समझ आ गई। अब जरा देखो इसको कैसे बनाएं। तो एक H यहाँ और एक H यहाँ, ये चीज हो गई। इसको बनाना, ये प्रोपाइन है। प्रोपाइन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, दैट इज एक बॉन्ड यहां लगा दिया। यहां पर बोलो सोनाक्षी कितने लगाए? कितने? एक क्यों लगाना चाहते हो? कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उसका ऑक्टेट ही ना पूरा हो। 3 लगा दिया। अच्छा तुमसे एक और चीज, यहाँ कितने लगाए? 2 कि 4 तो बना ही चुका है, 2 और लगाना चाहते हो, 6 बॉन्ड बनवाना चाहते हो। 1 मिनट 4 तो हो गए। मृत्युंजय इस पे कितने लगाए? कुछ नहीं, क्योंकि 4 हो गए। सही है। इस पे कितने लगाए? नहीं लगाए। इन पर कितने लगाए? इस पे 1 लगा, 3 हो गया, 1 और लगा दे, हो गया ना 4 बॉन्ड। इस पे कितना लगाए? ना लगाओ, 4 हो गया। कार्बन को 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, तो फिर 4 बॉन्ड बनाने से उसका ऑक्टेट हो जाएगा। इस पे कितना लगाए? 3। तो ये हो गया, दैट इज इक्वल्स टू। ओके, बात समझ में आ गई? नाउ अब देखो, पहला क्वेश्चन है, राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन and alkyne. Also write first 3 members. First 3 members of each series. ये जो तुमको बताई गई है एल्केन, एल्काइन, ये इनका परिवार है। ये सब होमोलोगस हैं। एक ही परिवार के मेंबर को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं? क्या अर्चिता आप मुझे एल्काइन मेंबर की, एल्काइन होमोलोगस सीरीज का 3rd मेंबर का फार्मूला बता सकती हैं, और नाम भी? आप बताओ अभिषेक। आप बोल हैं? ये सही बता, ये तो तुरंत 3rd बता दिए। सही है। ब्यूटाइन का फार्मूला भी बताओ। अब चेक करना पड़ेगा, तो C4 रखा, 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया 6, C4H6 इनका सही। तुरंत इन्होंने फार्मूलेस बता देते हैं। इसका भी 3rd मेंबर बताओ सही। C4H8 नाम? ब्यूटीन। ठीक है ना, ब्यूटीन सही है। इसका 3rd मेंबर बताओ। तीनों के फार्मूले बताओ। पहले एल्केन का बताओ। एल्केन का फार्मूला बताओ। एल्केन का बताइए। एल्केन का एल्केन का बताओ। अच्छी बात है, आप बोलो नैतिक। एल्कीन का? एल्काइन? ठीक है। नाउ एल्केन सीरीज के पहले 4 मेंबर के नाम बताओ और उनके फार्मूले बताओ। एल्केन के 4। हाँ हाँ हाँ, मतलब डबल करके 2 जोड़ना है हमेशा। तीसरा बताओ। हाँ डबल करो, 2 C4
ऐसे डबल ही किया, दो जोड़ा नहीं, देखो दो जोड़ना। ठीक है, सही है। एल्कीन के पहले 3 मेंबर बताओ और उनके फार्मूले भी बताओ। तीनों के फार्मूले बताओ। अच्छी बात है। एल्काइन के पहले 2 मेंबर बताओ फार्मूले से। बताओ। इतनी बात होगा। नैतिक पेंटाइन का फार्मूला बताओ। पेंट में 5 होता है। ठीक है। ब्यूटेन ठीक है। प्रोपीन 4 कहाँ से प्रॉप हो गया? 8 कहाँ से? ईन का लगाओ ना जब ईन बोल रहा हूँ। सही है ना? तो 3 मेंबर आपको लिखने हैं और उनपे स्ट्रक्चरल फार्मूला। जो 3 मेंबर लिखोगे उनका क्या लिखोगे? एंड देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला। अपना काम करो फिर आगे। ऐसे जैसे ऊपर बनाया उसी तरीके की पोजीशन दिखाओ और फिर 2 सल्फर यहाँ और 2 सल्फर यहाँ। ओके नाउ अब जरा देखो, इसको 2 बॉन्डिंग करनी है। 2 की डेफिशिएंसी है अर्शिता, कितने की डेफिशिएंसी है? तो इसलिए एक इसकी तरफ करेगा, एक इसकी तरफ और 2 को छिपा लेगा पीछे। कहेगा 2 को तो मुझे बॉन्डिंग करनी नहीं, पीछे छिपा। 2 पीछे पीछे छिपा लेगा, एक दोनों को दे देगा। दोनों को एक दिया कि नहीं? ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ कर देगा, एक इसकी तरफ, और 2 को क्या करेगा? बैक साइड में कहीं रख ले। ये क्या करेगा? इसी को दिखाना, क्योंकि 2 की कमी है तो 2 एक इसकी तरफ कर लिया, 2 को पीछे छिपा लिया। सभी के 8 वैलेंस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा। ये एक इधर और एक इधर, 2 को पीछे रख लिया। इसने क्या किया? एक उसके लिए, एक इसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन पीछे। जो 2 बनाओगे वो लोन पेयर में रहेंगे, जोड़े में। इसने एक इसकी तरफ, एक इसकी तरफ और 2 को पीछे छिपा लिया। ये क्या करेगा? एक इसकी तरफ, एक इसकी तरफ, 2 को पीछे छिपा लिया। ये एक इसके लिए, एक उसके लिए और 2 पीछे छिपा लिया। ये सल्फर बोलेगा इन दोनों से, क्या मैं तुम दोनों के 2-2 एक इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ? वो बोलेंगे ले लो। तो दोनों ने, इस सल्फर ने दोनों के एक ले लिए। ये बोलेगा भाई तुमने मेरा लिया तो मैं भी तुम्हारा एक ले रहा हूँ। तो ये कह देगा ठीक है। फिर अब इस सल्फर के बारे में हो गया। इसको देखो, ये दोनों से एक ले लेगा, अड़ोसी और पड़ोसी से। इसने भी अपना ऑब्जेक्ट पूरा कर लिया। अगल बगल के 2 ले लिए, अपना भी दे रहा है। ये सल्फर इन दोनों से एक लेकर के इसने अपना ऑब्जेक्ट पूरा कर लिया। हर घेरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, आप काउंट कर सकते हैं। ये सल्फर क्या करेगा? एक इससे लेगा और एक इससे लेगा और अपना घेरा कंप्लीट कर लेगा। इस सल्फर ने अपना कंप्लीट कर। ये क्या करेगा? ये इन दोनों से एक लेगा और फिर ये अपना घेरा कंप्लीट कर लेगा। ये सल्फर क्या करेगा? इन दोनों से ही एक लेगा और ये अपना घेरा कंप्लीट कर लेगा। फिर ये सल्फर क्या करेगा? इससे भी एक लेगा और इससे भी एक लेगा, अपना घेरा कंप्लीट कर लेगा। इस तरीके से कैसा स्ट्रक्चर हो गया? समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये आपका दूसरा सवाल है एसिड का स्ट्रक्चर।
तो ये जो मैंने बनाया ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, तुम चाहो तो स्ट्रक्चरल फार्मूले में जो दो बच्चे वो भी दिखा सकते हो। बात समझा कि दो तो बिना वो है ना, तो ये इसके अलग अलग वाले भी दिखा। ये कहलाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये क्या कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसे दिखा सकते हो, तो मैं दोनों ही दिखा दे रहा हूं। ऐसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको अपनी कॉपी में बनाइए साफ साफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये इसका ढांचागत सूत्र है। और ये क्या है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट। एक बार बना के अपनी अपनी कॉपी में फिर मुझे दिखाइए। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन बुक में दिया है कि साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो वो भी मैं बना दे रहा हूँ कि साइक्लोपेंटेन अगर वो उसी से दो दो करेगा डबल बॉन्ड, तो फिर इधर से क्या करेगा, फिर उसको उससे कुछ जरूरत ही नहीं। मान लीजिए आपने कहा कि भाई इसको दो 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 बॉन्ड बना लें, तो फिर बस बात खत्म, फिर इधर कुछ करने की जरूरत नहीं। दोनों तरफ एक एक हाथ पकड़ेगा, जैसे हर एक को दो वैलेंसी बनानी है तभी तो साइक्लो बनेगा। एक ही से दोनों हाथ पकड़ ले तो फिर इधर से क्या करेगा भाई, समझो इस बात को। इसी के दोनों हाथ पकड़ ले, कहते हम भी दोनों चलो दो दो हाथ, एक है कि एक एक हाथ पकड़े, कहते नहीं हम ही तुम्हारे दो, तो फिर उसका बॉन्ड बन पाएगा घेरे वाला। दोनों हाथ नहीं पकड़ने, एक इस साथी के एक इस साथी के, तभी तो घेरा बनेगा, है ना। साइक्लो नहीं बन पाएगा ना क्लोज्ड स्ट्रक्चर, एक ही के पकड़ लेगा। सल्फर में ही इसी से दो बॉन्ड बना ले, अब इससे क्या करेगा, इससे तो खुल नहीं जाएगा घेरा, एक से नहीं कर सकता, फिर घेरा खुल जाएगा ना यहाँ, तो फिर ये भी किसी से नहीं बन पाएगा। ये O2 की तरह नहीं करता। इस प्रॉपर्टी को जिसमें एक दूसरे को पकड़े रहे और दूसरा तीसरे को पकड़े रहे, इसको कहते हैं कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। चेक करें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दैट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। देखिए क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऑफ साइक्लोपेंटेन। समझो इस बात को कि जैसे C है तो ये पेंटेन हो गया, और ये चूंकि साइक्लिक है, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं तो साइक्लो लगेगा। और पेंटेन फिर से देखें, जो रूट वर्ड है उसमें से क्या लिया गया, पेंट। जो प्राइमरी सफिक्स है वो कौन सा है, एन। और इधर देखो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लिया गया, साइक्लो। जिसका पूरा नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंट। बोलो बात समझ आ गई। अब जरा देखो, इस कार्बन के दो बॉन्ड बन चुके हैं, दो और बनाएगा, तो दो कैसे बनाएगा, दो H ले ले, दो H ले ले, दो H यहाँ ले ले, दो H यहाँ। सबके 4 हो गए सोनाक्षी। थोड़ा रिवाइज करके आओगे, ये चैप्टर ऐसा है कि तुम तीसरे दिन से कुछ भी नहीं समझ पाओगी। जैसे वो भी एक सिंगल ही बॉन्ड बना देते, तुम सोचो ही नहीं कि मैं बहुत ब्रेनी हूँ, ब्रेनी यानी कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेन कुछ नहीं चलता है। तुमने प्रैक्टिस नहीं की, अगले दिन से यू आर आउट ऑफ फेस, यू आर मार्जिनलाइज्ड, आप हाशिए पे हो जाएंगे। दो की हालत देख रहे हैं आप, सारा ब्रेन निकल गया किनारे। समझ आई? नहीं किया तो अगले दिन की भी क्लास गई, पिछली भी गई। रोज अपडेट रहना। इसीलिए मैं पिछली क्लास का थोड़ा फिर अगले दिन बताता हूं, लेकिन फिर भी योर कोऑपरेशन इज सॉलिसिट, आपका सहयोग अपेक्षित। ओके, तो चलें, दैट इज सी
सी सी और सी। अभी तो तुमको एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ये चैप्टर तुमने ठीक से नहीं पढ़ा। 11th में जाते 2 बुक हो गई, एक कार्बन की बुक और एक, तो 11th पूरा खराब। एक केमिस्ट्री का 50% 50 नंबर ही खराब। इसलिए अभी यहाँ से पढ़ो, अभी पढ़ोगे ठीक से तो आधा तुम्हें 11th का भी यहीं मिल जाएगा, सब कुछ तुमको यहाँ मिल जाएगा, तो जहाँ भी पढ़ोगे, ठीक है कि नहीं। अब चेक करो, सी तुम्हें 5 बता दिए, इधर देखो उत्तर साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक है, 5 है तो पेंट, क्या सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लो भी हो गया, पेंट भी हो गया और एन। अब इसके 4 कार्बन को तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, एक 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 की तरफ, जैसे सल्फर में किया था। और देखो एक इसकी तरफ एक इसकी तरफ, 2 हाइड्रोजन के लिए इधर दिखाएगा कि ठीक है हाइड्रोजन आएंगे तो फिर उनको एक, ये इसके लिए किसी, ओके। ये भी क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के लिए एक इसकी तरफ और दूसरा इस हाइड्रोजन के लिए, यही चीज हो रही कि नहीं। यहां देखो एक हाइड्रोजन और एक, कहीं नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं हमेशा, शुरुआती है तो अभी मेरे लिए आसान होगा बताना। अब देखो अब इन पर आपको घेरा बनाना है, तो पहले H के सबके डुप्लेट पूरे कराओ, जितने भी H हैं सबके डुप्लेट पूरे कराओ। अब इसने H को एक एक दिया है तो H से एक लेगा भी, तो ये कार्बन क्या बोलेगा इन दोनों से, भाई मैं तुम दोनों के एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, इनके भी एक एक घेरेगा और इनके तो पूरे ही घेर लेगा। ये बात समझ आई, चेक करो, इस कार्बन ने दोनों से एक एक ले लिए और हाइड्रोजन को दिया था तो उनके भी एक एक ले लिए। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इस कार्बन ने क्या किया, कहेगा इन दोनों से एक लो, इससे भी एक लेगा और एक इससे भी लेगा और भी किससे किससे लेगा, दोनों ही हाइड्रोजन से एक एक ले लेगा, अगर बगल वालों से एक एक लिया। ये कार्बन क्या करेगा, इन दोनों से एक एक लेगा, इन दोनों से एक एक लेगा और साथ में हाइड्रोजन की भी सारी ले लेगा, सही है। इसने इन दोनों से एक एक लिया, इसने इन दोनों से एक एक लिया, इसने इन दोनों से एक एक लिया। ये क्या करेगा, यहां से एक एक लेगा और हाइड्रोजन के भी सारे घेर लेगा। ये कार्बन क्या करेगा, इन दोनों से एक एक लेगा और जो हाइड्रोजन है जिनको जिनको दिया है उन सब से एक एक ले लेगा। तो इस तरीके से क्या स्ट्रक्चर हो गया, दैट इज साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हो गया, क्योंकि साइक्लिक है ना, रिंग स्ट्रक्चर होगा तो साइक्लिक है, साइक्लोपेंटेन। ओके नाउ अब देखिए आपको क्या करना है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ O2 N2 HCN CO2 S8 and C5 अपना इसमें हो जाएगा ना, ये बना